नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में जहां डर, रहस्य और रोमांच का अनूठा संगम होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको न केवल रोमांचित करेगी बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अनुराग की वाणी में आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। कौन कहता है जिन्न भूत भ्रम है? मैं कहता हूं, उस लड़के ने जवाब दिया। यह एक ऐसी सच्चाई है बेटा, जैसे हम और तुम एक दूसरे के सामने है। मजबूत जिस्म वाला काला ओवरकोट पहने यह व्यक्ति बोला। देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की सोच एक मजाक ही लगती है। कोरा भ्रम। कितना भी एटमी युग हो, लेकिन यह एक अकाट्य सत्य है कि पराशक्तियां होती है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी तुम्हारे सामने हूं। यह वार्तालाप एक रेलवे वेटिंग रूम में हो रहा था। रात के 12 बज रहे थे। इस वेटिंग रूम में इस समय 5 लोग बैठे बोर हो रहे थे और सभी इलेक्ट्रिक हीटर पर हाथ सेकते कुर्सियों पर बैठे थे। ये सभी ट्रेन की प्रतीक्षा में थे, जो 1 घंटे बाद आनी थी। इनमें 2 नवयुवक एक दूसरे की ओर झुके एक दूसरे से इतने धीमे धीमे बात कर रहे थे मानो फुसफुसा रहे हो। जाने क्या गोपनीय वार्तालाप था। 3 व्यक्ति कुछ ज्यादा उम्र के थे। इनमें से एक लगभग 50 वर्ष का अधेड़ था, जिसने काला ओवरकोट पहना हुआ था। इसका सिर लगभग गंजा हो चुका था। अजीब से चेहरे वाला यह आदमी कुछ रहस्यमय सा लग रहा था। एक लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति ने अपने शरीर पर सफेद रंग का शॉल पहन रखा था। तीसरा आदमी 40 के करीब करीब आयु का सूट पहने व्यक्ति था। युवकों का वार्तालाप अब शेष तीनों के भी पल्ले पड़ने लगा था। वह पराशक्तियों के विषय में बहस कर रहे थे। एक कह रहा था, यार, मैंने जब से यह मैगजीन देखी है, चाहकर भी सो नहीं पा रहा हूं। उसके हाथ में तंत्र मंत्र विशेषांक वाली एक पत्रिका थी। वह उसे अपने साथी को दिखाकर बोला। वह तीनों भी उन दोनों को देखने लगे। एक युवक के हाथ में पकड़ी पत्रिका मुखपृष्ठ पर क्रॉस के ढंग से 2 हड्डियां और एक इंसानी खोपड़ी छपी हुई थी। क्या तुम ऐसी डरावनी कहानियां पसंद करते हो? उसके साथी ने पूछा। फिर अपनी राय व्यक्त की। मेरे विचार में तो यह सब एकदम वहम है। आज के आधुनिक युग में तो यह सब केवल मजाक ही हो सकती है। तभी उनके वार्तालाप में काले ओवरकोट वाले ने दखल दिया। मजाक नहीं, यह सच है जनाब। आपका इस पर यकीन न करना बचपना ही है। यह सब दकियानुसी लोगों के मन की पैदावार है और कुछ नहीं। वह नवयुवक बहस पर आमादा होकर बोला। मैं इन कहानियों पर जो भी यकीन जाहिर कर रहा हूं, खुद भगत कर तय कर रहा हूं कैसे। मैं भी बहुत दिलेर लोगों में से एक हूं साहब, लेकिन मेरी दिलेरी दुनियावी ताकतों तक ही कारगर हो सकी। मैं आपके सामने हूं और मेरी उम्र बस 30 साल है, लेकिन आप 50 साल से कम नहीं मानेंगे। मेरे कहने पर शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। नवयुवक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन पसोपेश में वह कुछ भी बोलने से गुरेज कर गया। ओवरकोट वाला जागे बोला, मुझ पर बीते हालातों के बाद मेरा आज जिंदा रह पाना एक अजूबा ही है। उसकी आवाज में उदासी का भाव था। तंत्र मंत्र वाली पत्रिका पढ़ रहा युवक उत्सुकता के साथ बोला, जिन हालात से आप 2-4 हुए हैं, अगर जरूरी समझे तो बताएं। अगर आप सोचते हैं कि साइंस और मॉडर्न जमाना आ गया हो, इसलिए ऐसी बातें जहनी उपज है, तो मैं एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग का नए जमाने का धुआं साफ हो जाए। उस आदमी ने कहते हुए जेब से लाइटर और सिंगार निकालकर सिगार सुलगाया और कुछ कश खींचे तथा धुआं उड़ाता हुआ जैसे कहीं खो गया। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। बात करीब 5 साल पहले की है, जब मेरा उन घटनाओं से वास्ता पड़ा जिनकी छाप मेरे चेहरे पर साफ दिख रही है। उस दौरान कॉलेज से मैं निकला ही था। नई उम्र थी। मुझे मेरे चाचा ने पाला था, क्योंकि मां बाप मुझे बचपन में ही यतीम कर गए थे। कॉलेज से निकालकर कुछ सोच पाता कि चाचा का साया भी सिर से उठ गया। अब जरूरी था कि मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए कोई रोजगार करना होगा। मैंने कामकाज के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए और एक कंपनी में नौकरी पाने में मैं कामयाब भी हो गया। कंपनी ने मुझे वहां से दूसरे शहर में भेज दिया।
यह शहर मेरे लिए अजनबी था। कुछ दिन में एक होटल में रहा तथा मकान ढूंढता रहा। मेरी यह तलाश भी एक दिन पूरी हो गई। शहर के एक बाहरी मोहल्ले की तंग गलियों में बना एक मकान मुझे मिल गया। यह एक कमरे का मकान था। कमरे के सामने चौक था, बराबर में किचन और दूसरी तरफ गुसलखाना था। कमरे में एक अलमारी थी जो बहुत गहरी सी थी। इस मकान का किराया इतना कम था जो आसानी से दिया जा सकता था। जैसे ही मुझे दिखाया गया मैंने फौरन उस मकान की हां कर दी। लेकिन यकीन करिए कि कम किराए का यह लालच ही मेरी मुसीबतें लेकर आया था। आज तक भी मैं उस दिन को कोसता हूं जब मैं यहां जाने को तैयार हुआ। अगर मैं वहां न जाता तो शायद एक बुरे हादसे से बच जाता। ओवरकोट वाला कुछ पल रुका, सिगार का कश खींचा और आगे बोला, लेकिन मुकद्दर में जो लिखा था वह भला कैसे टल सकता था। मकान पहुंचने पर प्रारंभ के एक सप्ताह तो चैनो सुकून से रहा, लेकिन उसके बाद जो अनहोने कारनामे शुरू हुए तो बस कुछ न पूछो मुझे। उस मकान में रहना शुरू किए वह 8वीं रात थी। मैं रात 10 बजे करीब वहां पहुंचा था। रात को 1 घंटे कुछ न कुछ पढ़ना मेरी आदत में शुमार था। एक किताब पढ़ने के बाद मैंने बल्ब बंद कर दिया और नींद के इंतजार में बिस्तर पर जा लेटा। मैंने लिहाफ ओढ़ लिया था। दिसंबर का महीना था और ठंड बहुत तेज थी। रात के शायद 2 बजे होंगे कि एक खटके की आवाज से मेरी आंखें खुल गई। पहले तो सोचा कि वहम हो सकता है, लेकिन आवाज मैंने सचमुच सुनी थी, इसलिए मैंने लिहाफ से झांका। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। कमरे में बने रोशनदान से ही कुछ चांदनी अंदर झांक रही थी। आंखें अंधेरे में कुछ देखने लायक हुई तो हल्की चांदनी में पहले तो सब कुछ ठीक ठाक सा लगा। कमरे की सब चीजें अब मुझे साफ साफ दिखने लगी थी। जैसा छोड़कर सोया था सब वैसा ही थोड़ी देर में बदलाव भी नजर आ गया। कमरे में जो गहरी सी अलमारी थी उसके दोनों पट खुले नजर आए। जाने ये कैसे खुल गए थे। मैंने ऐसे ही पड़े पड़े अंदाज किया। यह भी तो हो सकता है कि यह पट मुझसे ही खुले छूट गए हों। वैसे तो कोई खास बात नहीं समझ पा रहा था, फिर भी मैं बिस्तर से बाहर आ गया। मैंने कमरे का बल्ब जलाया, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैंने लेटने से पहले कमरा अच्छी तरह बंद कर लिया था। अब भी दरवाजा बंद ही था। मैंने अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद कर दिया और इस सब के बाद बल्ब बंद करके फिर से लिफ्ट में जा घुसा और जल्दी ही नींद में काफिल हो गया। सुबह में जागा तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि उठते ही अलमारी पर नजर पड़ी तो वह फिर खुली पड़ी थी। फिर सिगार का एक कश लेकर वह आदमी अपनी बात आगे बढ़ाता बोला। मेरी हैरानी का कारण था कि मैंने अलमारी का दरवाजा बहुत अच्छी तरह से बंद किया था, इसलिए वह बंद मिलना चाहिए था। उसकी कुंडी इतनी ढीली भी नहीं थी कि अपने आप ही खुल जाती। यह जरूर था कि कोई उसे खोलता तब जरूर खुल सकती थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। मैं लिहाफ में बैठा सोच विचार में फंसा था। फिर दिमाग को हल्का करते हुए मैं खड़ा हो गया था। अलमारी के नजदीक पहुंचकर मैंने उसका दरवाजा बहुत जोर से आवाज के साथ बंद किया और उसकी कुंडी ठोक दी। इसके बाद मैं अपने दफ्तर जाने को निकल गया था। वक्त काफी हो चुका था। बोलता बोलता वह रुका और जेब से सिगार निकालकर सब पर निगाह डालता बोला। अलमारी का दरवाजा खुल जाना कोई खास बात नहीं थी, इसलिए हुआ ज्यादा माथापच्ची की बात भी नहीं थी। इसका कुछ भी कारण हो सकता था। दिन भर काम में लगने के दौरान मैं यह सब भूल गया और शाम को घर आ गया। अपनी आदत के मुताबिक मैं एक किताब में मशगूल हो गया और फिर 1 घंटे के बाद उससे फारिग होकर करीबन 11 बजे लिहाफ में घुसकर सोने की कोशिश करने लगा। आज मैंने तसल्ली के साथ सोने से पहले दरवाजा बंद कर दिया था। अभी थोड़ी झपकी आई ही थी कि चौंक कर मैं उठ बैठा। मेरी नींद खुलने का कारण कल जैसी आवाज ही थी। आवाज बहुत जोर से हुई थी। मैंने अलमारी की तरफ निगाह उठाई तो हैरानी से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अलमारी खुली पड़ी थी। अभी मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था कि हैरानी का एक और अटैक मुझ पर हुआ। मैं झटका खा गया। अपने कमरे के नीम अंधेरे में मैंने एक अजीब साये को देखा। उसके बाद फिर वह साया हाथ उठाकर अपनी टाई की गांठ ढीली करता दिखाई दिया। इसके बाद वह झुककर अपने जूते के फीते खोलने लगा। जूते निकालकर फिर उसने अपना कोट उतारा और उसे हैंगर पर टांग दिया।
ये सब करके उस साये ने अलमारी से पहनने के लिए कुछ कपड़े निकाले और पहनने लगा। मेरी सांसें फंसी जा रही थी, कनपटियों पर हथौड़े से बज रहे थे। मैं बिस्तर में लेटा उस साये की सारी हरकतें देख रहा था। मेरे सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, बस सामने का नजारा देखे जा रहा था। मेरी सांसों से मेरा काबू हटता जा रहा था। मैं हक्का बक्का हो गया था, हद हो गई थी। मैंने खुद दरवाजा बंद किया था, फिर ये शख्स भीतर कैसे आ गया? मैं समझ नहीं पा रहा था। जब तक मैं उसके खिलाफ कुछ करने की सोचता, ये शख्स मेरे बिस्तर की तरफ जाता दिखा। ये पास आया और उसी से कंबल का कोना पकड़कर मेरे बिस्तर में ऐसे आ घुसा था मानो ये बिस्तर उसके सोने के लिए खाली हो। साये के लेटते ही उसके शरीर का गर्म मुझे कराने के लिए काफी था। मैं झटके से खड़ा हो गया और फौरन दीवार पर लगे बोर्ड के पास पहुंच दिमाग के साथ स्विच दबा दिया। पल भर में ही कमरा रोशनी से जगमगा उठा। मुझे मेरी सांसें उखड़ती अनुभव हो रही अपने दिल को दोनों हाथों से थामे हुए मैं सोचने लगा, आखिर यह हो क्या रहा है? कहीं मुझे दिमागी रोग तो नहीं हो गया है? असलियत में यह सब महसूस होना दिमागी फितूर के दायरे में ही आता है। इसके बाद मैंने फिर से ठीक प्रकार सारा कमरा चेक किया, लेकिन यहां ऐसा कुछ न था जो दिखाई देता। कमरे का दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था। परेशान हाल में थककर फिर से बिस्तर पर आ लेटा था। दिमागी परेशानी के बावजूद मुझे नींद ने थोड़ी देर में ही दबोच लिया। उस समय कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने लेटते समय स्विच ऑफ नहीं किया था। सुबह मेरी आंखें खुली तो मानो हैरानी के झटके लगना मेरा मुकद्दर हो गया था, क्योंकि बल्ब बंद था, जबकि मुझे बिना शक याद था कि मैंने सोते समय उसे बंद नहीं किया था। उस समय यह बल्ब जल रहा था और अब बंद था। रात की सारी घटनाएं मेरे जहन में फिर कांप उठी। फिर भी मैंने इन सब वाकयात को अक्लमंदी की रोशनी में जांचने की कोशिश की, समझना चाहता था। फिर थक हार कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बौखलाहट में मैंने ही रात को यह बल्ब बंद कर दिया होगा और फिर भूल गया हूं। कहता हुआ ओवरकोट वाला कुछ देर के लिए चुप रहा और सबके पर निगाह दौड़ाई। वह सब उसके किस्से में डूब चुके थे। उनमें की क्या हालत हुई होगी, उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, जनाब, लगता है कि यह सच वाकयात आपको छोटे मोटे लग रहे हो, लेकिन अभी आपको आगे जो सुनाऊंगा उसे सुनकर आप अंदाज लगा सकेंगे कि यह सब शुरुआत का आगाज थी। अब आ गई तीसरी रात। यह भी पहली 2 रातों से कम हैरतंगिज साबित नहीं हुई। इस रात मैंने पहली बार महसूस किया था कि जो भी हो रहा हो, अगर उसे अक्ल की कसौटी पर परखता तो बेवकूफी ही होती। आज रात मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि यह जो कुछ हो रहा है वह मेरा दिमागी वहम नहीं था। रात का करीब 2 या 2:30 बजा था, जिस समय आज भी मेरी नींद टूट गई थी। आज भी मैंने ये देखा कि अलमारी का पट खुला हुआ है। आज एक और नई बात मुझे दिखाई दी। आज तो मेरे कमरे का दरवाजा भी एकदम चौपट खुला पड़ा था, जिससे कमरे के बाहर से चांद की रोशनी भीतर आ रही। खुले दरवाजे में अचानक एक इंसानी साया खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद वह साया कमरे के भीतर आ गया और अलमारी के आगे जाकर रुका। इस साये के चलने का तरीका बिल्कुल वही था जिस अंदाज में मैं खुद चलता था। उसकी ऊंचाई भी बिल्कुल मेरे बराबर की ही थी। उसने अलमारी खोलकर उसमें से मेरा कोट निकाला, फिर टाई निकालकर वह लिबास बदलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मेरे सुरमुई सूट में बना ठना खड़ा था। इसके बाद बिना मेरी तरफ ध्यान दिए वह बाहर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो जैसे मैं होश में आ गया। मैं तेजी से खड़ा हो गया। जल्दी से कमरे में नजर दौड़ाई तो दरवाजे की ओट में एक डंडा रखा दिखाई दिया। मैंने फौरन डंडा उठा लिया और एकदम उस साये के पीछे सावधानी के साथ दौड़ पड़ा। मकान का मुख्य दरवाजा भी खुला हुआ था। वहां से आगे तक की सड़क दिखाई दे रही थी। मैंने नजरें दौड़ाई तो वह साया तेज चाल से जाता दिखाई दिया। मैंने रुककर दरवाजा बंद किया और फिर देखा तो वह गली के नुक्कड़ तक पहुंच चुका था। जैसे ही वह गली के नुक्कड़ से घूमा तो मैं पूरी तेजी के साथ दौड़ पड़ा। मुझे विश्वास हो गया था कि यह कोई चोर है। उसे बेपरवाह करके मैं पकड़ने की सोच रहा था, लेकिन नुक्कड़ से मैं जैसे ही घूमा कि मुझ पर मानो हैरत का पहाड़ आ गिरा।
जैसे खेलते हुए बच्चे एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार किसी ने अचानक जोर से हाउ कहकर मुझे चौंकाने की कोशिश की। एक सेकंड को तो लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। जब तक मैं संभल पाया तो ताज्जुब की बात थी कि वहां पर कोई नहीं था। पूरा रास्ता दूर तक खाली था। मैं हैरान परेशान पहले तो खड़ा सोचता रहा कि आखिर यह कौन था, कहां चला गया। फिर थक कर मकान की तरफ वापस चला आया। मकान में आकर मैं कमरे में घुसा और लाइट जलाई तथा तसल्ली करनी चाहिए कि कुछ और तो नहीं चला गया। लेकिन अब जो कुछ देखा उससे तो मैं चकरा कर रह गया। लगा कि बेहोश होकर गिर पड़ूंगा, क्योंकि अलमारी में सारे कपड़े वैसे के वैसे ही अपने डेंगर पर टंगे थे। मेरा सुरमुई लूट यहीं था, टाई भी वही थी, मेरी कमीज भी, सब कपड़े वहीं पर थे। अपनी कहानी सुनाते ओवरकोट वाला बीच में रुका और गंभीर आवाज में सबसे मुखातिब हुआ। साहिबान, आप सब अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे उन लम्हों में मेरा जो हाल हो रहा था। इस खौफनाक भागदौड़ के बाद मैं समझता हूं कि कोई भी उस खतरनाक डरावने मकान में नहीं रुक सकता था। लेकिन मैं बता दूं कि तब तक मैं कोई बुज़दिल इंसान नहीं था, जबकि आज मैं इस तरह का दावा नहीं कर सकता हूं। आज तो हर वक्त मुझ पर, मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब खौफ तारी रहता है। अब तो बड़ा कमजोर हो गया है मेरा दिल। ओवरकोट वाले की आवाज में एक खौफ पसरा हुआ था। लगता था कि वह अभी रो पड़ेगा। फिर संभल कर हीटर की ओर निगाह डालकर उसने आगे कहना शुरू किया। चौथी रात जब मैं घर पर आया तो बहुत ज्यादा थक गया था। मैं तिहाफ में घुसा तो जल्दी ही नींद भी आ गई, क्योंकि मैंने पिछली रातों पर कोई भी विचार करना जरूरी नहीं समझा था। नींद भी अच्छी थी, लेकिन रोजाना की तरह एक आवाज हुई और मैं जाग गया। करवट बदलकर मैंने उनींदी आंखों से कमरे का जायजा लेना चाहा, लेकिन ताज्जुब में फंसकर नींद पता नहीं कहां जा छुपी, क्योंकि कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और मैंने देखा कि वहां पर कोई परछाई खड़ी थी। वह बाहर जा रही थी। वहम की भी हद होती है। मुझे याद है कि मैं दरवाजा बंद करके ही सोया था। थोड़ी देर में मैंने बाहर के दरवाजे के खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनी। अचानक जाने मुझे क्या सूझा कि मैंने बिस्तर छोड़ दिया और हल्के पहने कपड़ों में खाली हाथ नंगे पांवों ही उस साए को पकड़ने की नीयत से दौड़ने लगा। वह बहुत तेज रफ्तार से जाता दिख रहा था। थोड़ी देर में वह नुक्कड़ पर घूम गया और निगाहों की जद से बाहर भी हो गया। मैं जिद पकड़ चुका था कि आज फैसला करके ही मानूंगा। सच्चाई यह थी कि मैं यकीन कर रहा था कि यह कोई इंसान ही है, कोई आसमानी या रूहानी बता नहीं है, जबकि यह जरूरी नहीं था कि मेरी सोच ठीक ही हो। मेरा दिमाग बार बार कह रहा था कि वह मुझे जागा हुआ देखकर भाग निकला है और जरूर कोई चोर है। अपनी सोचों में मैं बिना वजह खलल नहीं डालना चाहता था। गली के मोड़ पर जाकर मैं जरा सा रुका और सावधानी के तौर पर पीछे भी देखा तथा धीरे से मुड़ गया। मैं खामोशी था, जिससे चोर को मेरे पीछे किए जाने का पता ना हो सके। वह अब तक दूसरी गली को भी पार कर चुका था। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा था मेरे और उसके बीच बस 5 मिनट की दूरी थी। यह गली एक बड़ी सड़क से मिलती थी। अब वह सड़क पार करके दूसरी तरफ जा रहा था। उसकी कोशिश थी कि चलते हुए वह पास के मकानों की परछाई में रहे तथा स्ट्रीट लाइटों की रोशनी उस पर न पड़े। रात की वीरानी दूर तक पसरी थी। उसके और मेरे अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। मैं उसका पीछा कर रहा था और गुस्से में भी था। उसका पीछा करते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो गए थे। उस अजीब साये ने इस दौरान एक बार भी मुड़कर पीछे देखने की जहमत नहीं की थी। मैं सोच चुका या कि आज इस मुसीबत से फैसला करके ही रहूंगा। इस दरमियान मेरे घर में अब तक न तो कोई कुत्ता ही भीगा था और न ही कोई पुलिस वाला दिखाई दिया। ठंडी हवा मेरे बदन को कंपाए दे रही थी। हर तरफ खामोश फिजा थी। दूर तक आसमान से बरसती चांदनी का राज था। अचानक मुझे लगा कि मैं उसका पीछा करने की होड़ में बस्ती को काफी दूर छोड़ आया हूं। वह साया और मैं आगे। पीछे जिस सड़क पर आगे बढ़ रहे थे उसके आखिरी हिस्से पर शहर का कब्रिस्तान मौजूद था। बीच में दूर तक फैला एक मैदान दिखाई दिया तो मैं खामोशी से अपनी जगह रुककर इंतजार करने लगा कि वह साया उस मैदान को पार कर सके। थोड़ी देर में मैदान पार करके वह शख्स कब्रिस्तान के गेट को पार कर अंदर घुस गया था।
गेट के दोनों तरफ ऊंचे व घने दरख्त और कंटीली झाड़ियां उगे थे। बड़ा अजीब दहशत भरा माहौल लग रहा था वहां का, लेकिन मैं अपनी धुन में था। उसके कब्रिस्तान में जाते ही मैं भी उसके पीछे भागा और बीच का मैदान पार कर कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंचा। पेड़ों के साये में झाड़ियों के बीच होता और कब्रों से बचता हुआ वो शख्स लगातार आगे की ओर जा रहा था। यहां पर रात की खामोशी ज्यादा ही अखर रही थी, जबकि अंधेरा नहीं था। जंगली कीड़े मकोड़े झींगुरों की आवाज से माहौल में अजीब वहशत आ चुकी थी। ठंड ने मेरी हालत बिगाड़नी शुरू कर दी थी। हवा का झोंका आकर हड्डियों को भी कंपाए दे रहा था, जिसमें मैं 2 कपड़ों में ही निकल आया था। घर भी खुला छोड़ आया था। अब वहां की फिक्र भी हो रही थी। मैं परेशान भी था कि आखिर ये जा कहाँ रहा है। उकताहट भी होने लगी, लेकिन इतनी दूर तक आकर बिना रिजल्ट के लौटना कोरी बेवकूफी ही थी। वैसे भी मैं उसके बारे में जानने को बेचैन था। आखिर वह शख्स एक पेड़ के पास पहुंचकर रुक गया। मैं एकदम एक कब्र की आड़ में हो गया। वहीं से मैं उसकी निगरानी करने लगा। वह मुझसे करीब करीब सी कदम के फासले पर था। उसके हाव भाव से यह भी नहीं लग रहा था कि उसे मेरे पीछा करने का जरा भी अंदाज था। यहां रुककर उसने एक बार चारों तरफ का नजारा किया और फिर तसल्ली से वहां बैठ गया। वहां कोई ताजा बनी कन्न थी। ताजा इसलिए कह रहा हूं कि उस शख्स ने उसे हाथों से खोदना शुरू कर दिया था। मिट्टी इतनी पोली थी कि वह आसानी से खोद रहा था। मैं देखकर हैरान हो रहा था कि वह हाथों से कब्र को इतनी आसानी से फटाफट खोद रहा था, जैसे कोई जानवर पंजों से धरती को खोदता है। बिना रुक अपने काम में लगा यह शख्स करीब 15 मिनट में हाथों से ही वहां एक पहाड़ सा बनाने में कामयाब हो चुका था। मैं जैसे किसी जादू में बंधा उसकी हरकतों को देख रहा था। हैरानी के कारण मेरे दिल से कब्रिस्तान का डर या सर्दी का एहसास सब गायब हो गए थे। वह मिट्टी हटाने और आगे खुदाई में लगा था और करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद यह कुछ सेकंड रुका तथा खोदी कब्र में घुसकर वह कुछ खींचने लगा। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह कामयाब हो गया उस वजूद को बाहर खींचने में, जिसके लिए इतनी देर से जी जान एक किए हुए था। यह वजूद कब्र में दबे एक मुर्दे का शरीर था। यह ताजा ही दफनाया गया लगता था। उसका सफेद कपड़ा दूर से भी साफ दिख रहा था। साये ने झटके के साथ उसके शरीर पर लिपटा कफन खोलकर फेंक दिया और यह शख्स उस मुर्दे पर झुक गया और मुर्दे की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और किसी मेढ़िए की तरह उसे चबाने में जुट गया। अब वह किसी इंसान की तरह नहीं, किसी कुत्ते की तरह दिख रहा था, जो पंजों और दांतों से अपने शिकार को उधेड़ता चला जाता है। लेकिन न तो यह कोई भेड़िया था और न कुत्ता। इंसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह तो कोई जिन्न पिशाच था, जो केवल मुर्दों को खाकर ही जीते और ताकत पाते हैं। वह अब भी दुनिया जहान से बेखबर पेट भरने में जुटा पड़ा था। ओवरकोट वाला अपनी बात कहते कहते बीच में रुका तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वेटिंग रूम में उसके साथ बैठे चारों बाकी लोगों के भी सुनकर दिल तरजने लगे थे। धड़कनें बढ़ गई थी। कुछ पल बाद यह उस मुर्दे की आंत ओझड़ियां खींच खींच कर चबा रहा था। उसके हाव भाव बता रहे थे कि इस समय उसे बहुत मजा जा रहा था। लेकिन उस नजारे को देखकर मेरे होश घूम होते जा रहे थे। इतनी ठंड में भी मुझे पसीना आ गया। मेरा दिल लरज रहा था। अब इतनी हिम्मत मुझ में नहीं बची थी कि मैं वहां खड़ा रह सकता। मैं फुर्ती से वापस मुड़ा और झाड़ियों की ओट लेकर सिर पर पांव धरकर वापस भाग निकला। भागने के दौरान मुझे ठोकर भी लगी, जिससे तेज आवाज हुई, लेकिन वह मुर्दे को चबाने में ऐसा मगन था कि उसने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं घर वापस पहुंचा तो बुरी तरह हाँक रहा था और मेरा शरीर मानो जल रहा था। दरवाजा खूब अच्छी तरह बंद करके कसकर सांकल चढ़ा दी और फिर बिस्तर में लगभग गिर पड़ा। इसके बाद फिर सारी रात में सो नहीं पाया। मैंने इरादा कर लिया कि दिन निकलते ही मैं इस मकान को खाली करके कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। दिन निकलने के साथ मैंने किया भी यही कि मैंने मकान मालिक से हिसाब किताब किया। लेकिन ताज्जुब यह हुआ कि उसने मुंह से इस तरह अचानक चले जाने की कोई कैफियत तलब नहीं की। मैंने भी इसकी सफाई मांगने से परहेज किया जाता। हैरानी की बात जरूर थी। मुझे एहसास हुआ कि हो सकता है मुझसे पहले के किराएदार भी ऐसे ही मकान छोड़कर भागे हो।
लेकिन अब इन बातों से मेरा क्या वास्ता था। न तो अब मैं किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहता था और न वहां सकने की मेरी कोई मर्जी ही थी। इस मकान में आने से पहले मैं जिस होटल में रहा था, मैं वापस फिर से यही जा पहुंचा। ओवरकोट वाला अपनी कहानी सुनाता हुआ रुका। फिर उसने एक और सिंगार निकालकर लाइटर से उसे सुलगाया और एक दो कश खींचकर खुद को बेफिक्र करने की कोशिश की। लगता था कि सिगार के कशों के सहारे वह अपने साथ बीते उन खतरनाक लम्हों को एकत्र करना चाहता था। उसकी कहानी सुनते वह सब बेचैनी महसूस कर रहे थे। उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। जितनी देर वह खामोश रहा, यह सब एकटक उसे देखते रहे। उन्हें यह थोड़ी देर की खामोशी खल रही थी। उसने फिर से सिगार का गहरा कश खींचा और धुआं छोड़ता हुआ सब पर निगाह डालकर आगे शुरू हो गया। मेरी कहानी यही खत्म नहीं हो गई थी। कुछ दिन तो मैं होटल में रहा, लेकिन यहां का किराया में ज्यादा दिन अफोर्ड करने की दशा में नहीं था। मैंने एक और मकान ले लिया तथा वहां रहने लगा। करीब एक हफ्ते तो तसल्ली से यहां पर रहा था। इस दौरान पुराने मकान की बुरी यादें मेरे जहन से खारिज होने लगी थी। लेकिन मेरे दुर्दिन अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि 8वीं रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि मानो कोई भारी चीज फर्श पर आ गिरी है। बीता हुआ चर अचानक सामने आ खड़ा हुआ। मेरे दिल को जोर का झटका सा लगा। महसूस हुआ कि यहां भी कुछ खतरा मेरे सिर पड़ने वाला है। मैंने खतरा आने का इंतजार नहीं किया और दिन निकलते ही मैंने इस मकान को भी अलविदा कह दिया। इसके बाद मैं अपने एक साथी के पास टेम्परेरी तौर पर रहने लगा, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा तो रह नहीं सकता था। इसलिए मैंने एक मकान तलाश लिया। लेकिन बड़ी जल्दी मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि मैं किसी जिन्नात के चक्कर में फंस चुका हूं। कोई बता मुझे अपने आगोश में ले चुकी थी। एक जानकार से मैंने अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे किसी से एक ताबीज़ ता कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। वह बता जैसे मेरे वजूद को जकड़ चुकी थी, वह शायद मेरे शरीर में बस गई थी। अब कहीं अकेले माहौल में रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। होटलों का खर्च उठाना मेरी हैसियत नहीं थी। मैं यहां भटकने लगा। पार्कों, रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों व अन्य भीड़ भरे स्थानों पर मैंने अपनी रातें गुजारी, लेकिन वह साया था कि हर जगह मेरे साथ चिपका रहता था। काले ओवरकोट वाला कुछ देर रुककर फिर बोला, लेकिन थोड़े दिन बाद में जिस नौबत से दो चार हुआ, यह बड़ी हैरत अंगेज थी। इस घटना से दो चार हुआ तो मैं अपना वजूद ही गंवा बैठा 30 साल का जवान में 50 साल का अधेड़ बन गया। मेरे बालों की सफेदी इस बात की गवाह है। ओवरकोट वाले की आवाज में एक भारी दर्द छुपा था। आज मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। कई जगह इलाज करा चुका हूं, सब टोने टूट के छिकार रहे। आज मैं जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रह गया हूं। मेरी दशा मुर्दे से भी बदतर है। मेरी इस दुर्दशा का कारण वह एहसास है जिसने मेरे लिए अजब सी परेशानी पैदा कर रखी है। हर वक्त वह मेरे साथ रहता है। मैं हर समय उसके खौफ में बंधा रहता हूं। उस अजीबोगरीब शख्सियत का मैं चलता फिरता आरामगाह बन चुका हूं। आप लोग माने या न माने, वो साया अब भी मेरे साथ मौजूद है। भले ही आप न देख पा रहे हो, लेकिन इस वक्त भी वो मेरे वजूद में पेवस्त है, मेरी रूह से चिपकी है। कहता कहता वह रुक गया। उसकी चुप्पी के बाद उन सब ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। वह इस बात को समझ गया था। उसकी आवाज में दर्द भरी एक सरगोशी झलक उठी। मुझे पता है कि आप सब मेरी इस कहानी को वकील लायक नहीं समझ रहे हैं। उसकी बात पर सब खामोश रहे। वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया और खड़ा होकर वेटिंग रूम से बाहर की तरफ बढ़ा। सूट वाला उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहकहा लगाने वाला ही था कि तभी एक तेज आवाज सुनकर वह चुप रह गया। यह हकलाहट भरी तेज आवाज उस नवयुवक की थी जो कह रहा था कि मैं भूत प्रेतों का वजूद नहीं मानता। वह दीवार की तरफ इशारा करके बोलने की कोशिश कर रहा था। दो साए। जिधर हाथ उठाकर वह लड़का इशारा कर रहा था तो सूट वाला भी उधर देखने लगा। बाकी दोनों भी उधर ही देखने लगे। इशारा करते लड़के का हाथ कांप रहा था, चेहरा फक पड़ गया था। यही दशा बाकी तीनों की भी हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि दरवाजे की तरफ जाते ओवरकोट वाले के साथ वेटिंग रूम की दीवार पर साथ चलते दो साए दिखाई दे रहे थे। एक ओवरकोट वाले का था और दूसरा
तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। ये बात उन दिनों की है जब मैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई और उनके बीवी बच्चे अब्बा के फौत यानी उनके दुनिया से चले जाने के उसी पुराने मकान में रहने आ गए थे जो वो हमारे लिए आखिरी निशानी के तौर पर छोड़ गए थे। अब्बा के गुजर जाने के बाद घर के हालातों में जरा कमी बेशी आ गई थी, क्योंकि अब्बा की कमाई से घर का अच्छा खासा खर्च निकल जाया करता था, जिससे अम्मी सब कुछ सहेज कर रखती थी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सब कुछ उथल पुथल सा हो गया था। भाई की एक मखसूसन सी नौकरी थी जिनसे घर का खर्च मुश्किल से ही चल पाता था। इतने से पैसों से वो बेचारे भी क्या क्या करते। उनके 2 बच्चे थे जिनकी पढ़ाई खर्चा और फिर घर का भी खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा था। घर के हालातों को देख मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ये सोच कि अम्मी की कुछ मदद हो जाएगी। हम जिस मकान में रहने आए थे उन दिनों वहां एक अफवाह फैली हुई थी कि इस मकान में जिन्हों का बसेरा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो हमें वहां रहकर ही पता चलता, क्योंकि मोहल्ले के लोग आकर कई खौफजदा बातें बोल जाया करते थे, जिसे सुन अम्मी उनसे ये कह देती, देखो भाई, हम ठहरे नमाज कुरान करने वाले, इबादत गुजार, घर को साफ सुथरा रखने वाले लोग, इसलिए अगर यहाँ कोई दूसरे परिवार का बसेरा है भी तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अम्मी की बातें सुन वो औरतें तो चली जाती, मगर फिर मेरे मन में ये सोच चलने लगती कि क्या यहाँ सच में जिन्न जिन्नात होंगे। कुछ दिन बीते और अब हमें घर में उनके होना महसूस होने लगा था, यानी कि घर में कुछ ऐसे वाकयात होने लगे थे जो सच में बहुत अजीबोगरीब थे और जिनसे हमें उनके होने का एहसास हो रहा था। वो वाकयात कुछ ऐसे थे कि जब अम्मी आंगन में बैठकर नमाज अदा किया करती तब उस वक्त अचानक से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती अम्मी के इर्द गिर्द। ऐसा लगता था मानो कोई अम्मी के इर्द गिर्द खड़े होकर उन्हें पंखा जल रहा हो, और अम्मी भी नमाज अदा कर अपने दाएं बाएं फूंक देती थी। फिर जब मैं आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ाया करती तो यूं लगता कि जैसे वहां कोई मेरे पीछे खड़ा मुझे तक रहा हो। एक रोज तो यूं हुआ कि मैं आंगन में बैठी बच्चों को किताबें पढ़ा रही थी कि अचानक बिरयानी, जर्दे और कोरमे की लजीज खुशबू आने लगी। मेरी अम्मी तो उस समय रोटियां सेक रही थी और हमारे घर में ऐसा कुछ बना नहीं था। फिर ये खुशबू कहां से आ रही थी ये सोच मैंने अम्मी से पूछा, अम्मा ये बिरयानी कोरमे की बेहतरीन खुशबू कहां से आ रही है भला? अम्मी ने फौरन से मुस्कुराकर कह दिया, लगता है पड़ोसियों के यहां दावत पक रही है आज, ये खुशबू वहीं की है। अम्मी का इशारा हमारे घर के छत वाले पोर्शन की ओर था, जो वैसे तो हमेशा बंद ही रहता था, मगर वहां से हमेशा आवाजें आती रहती थी लोगों के हलचल करने की। अम्मी की बात सुन मैंने मस्खरी करते हुए उस माले की और एक तिरछी निगाह डालते हुए कह दिया, अरे अम्मा, ये कैसे पड़ोसी है, हमारे जो अकेले अकेले दावत पकाकर खाते हैं और हमें पूछते भी नहीं। मैंने तो सुना था कि पड़ोसी खुदा की दी हुई नेमत की तरह होते हैं, मगर यहां तो लोग अकेले अकेले बिरयानी कोरमे खाएं। बताओ जरा कोई दीन ईमान है कि नहीं। मेरा यह कहना खत्म हुआ ही था कि यकीन माने कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह की निकली हर बात सच हो गई। यकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो 2 औरतें पूरे नकाब में ढकी हुई हाथ में ट्रे लिए आई और अम्मी को पकड़ाती बोली, ये लो बहन, आज हमारे यहां दावत पक्की है, ये उसी का हिस्सा है। अम्मी ने मुस्कुराकर उनसे ट्रे ले लिया और वे दोनों सलाम कर चल निकली। मैं हैरान परेशान अम्मी की तरफ दौड़ी ये देखने की दावत में क्या आया है। मैंने ट्रे देखा तो वही बिरयानी कोरमा जर्दा देख हैरान रह गई, ये सोच सोच कि क्या सही में यहां वे लोग रहते हैं, और अगर रहते भी है तो अभी तक उन्होंने हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। मैंने ये तो सुना था कि जिन्न जिन्नात बुरे के साथ अच्छे भी होते हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे रहते हैं और उनका रवैया बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। वो भी खुदा को मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं। और यही बात एक रोज हमें पता चली जब हम गांव के पास वाले दरगाह पर गए फातिहा पढ़ने। वहां अम्मी ने मौलवी साहब को बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा होता है, और मौलवी साहब ने हमें बताया कि वो एक जिन्नाती परिवार है जो सालों से आपके घर के ऊपर वाले माले पर रहती है। वो एक अच्छा इबादत गुजार परिवार है जिसमें माँ बाप और उनका एक नौजवान बेटा है रहता है। उन लोगों ने आप लोगों को अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो इसका मतलब ये है कि वे सभी आप लोगों को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहें। वे आपसे खुश रहते हैं क्योंकि आप लोग घर में नमाज कुरान करते रहते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं। मौलवी साहब की बातें सुन मैं ज़रा परेशान हो गई थी, लेकिन अम्मा खुश थी।
ये सोच कि चलो हमारा कोई हमसाया तो है। एक रोज शाम के वक्त मैं खुले बाल लेकर छत पर टहल रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बालों पर अपना हाथ फेरा। मैं घबराई, डरी, सहमी, खुद में डूब कर आंखें नीचे बुदबुदाई। देखें, अम्मा कहती हैं यहाँ जिन्हों का परिवार रहता है, अगर आप उन्हीं में से एक है तो खुदा के वास्ते मुझसे 4 कदम दूर रहें। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी मैंने ये कहा ही था कि तभी मेरे कानों में एक चाशनी भरी आवाज गूंजी। आप फिक्र ना करें रमशा, अब से मैं आपसे 4 कदम के फासले पर ही रहूंगा जब तक आप चाहेंगी। उस आवाज की कशीश ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन खौफ के मारे में चौंकी। मैं घबराई अपना नाम सुनकर। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए और तभी मेरे कानों में अम्मी की आवाज गूंजी। अरे ओ रमशा, शाम का समय है, तुम ऊपर क्या कर रही हो इस वक्त? फौरन नीचे आओ। अम्मी की पुकार सुन मैं खौफ के मारे आनन फानन में उल्टे पैर नीचे की ओर दौड़ी। मैं घबराती कपकपाते कदमों से चलकर नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से भागती हुई, कि तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं औंधे मुंह गिरने वाली थी कि एकदम किसी ने मेरा आंचल पकड़ थाम लिया और मैं गिरने से बच गई। आंचल पकड़ने से क्या कोई गिरता नहीं, यह सोचने वाली बात है कि आंचल का वजन इंसान के मुकाबले इतना कुछ होता नहीं, तो फिर एक हल्के से दुपट्टे के सहारे मैं कैसे बच गई? बहरहाल ये तो कुछ नहीं था। मैंने तो जब पीछे मुड़कर देखा तो और हैरतज़दा हो गई, क्योंकि मैंने देखा मेरा आंचल एक कील से अटका है, वो भी बड़ी सख्ती से। खौफ के मारे मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े ये नज़ारा देख रही थी कि तभी मेरा आंचल उड़कर मेरे सर पर अड़का। तभी अम्मी आ गई ये कहती हुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आओ, चलकर मगरिब की नमाज अदा करो, फिर रोटियां सेक देना, भाई आने वाला है तुम्हारा। अम्मी की बात पर मैं गुमशुदा होकर उनके साथ चल दी, मगर मेरी निगाह बार बार पीछे सीढ़ियों पर जा रही थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे वहां कोई मुझे खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा हो। देर रात में आंगन में बैठी किताब पढ़ रही थी। आंगन में जलती डिम बत्ती तले खाट पर औंधे मुंह लेटे लेटे। मुझे ऐतिहासिक नोवेल पढ़ने का बड़ा ही शौक था। मैं अक्सर रात के खाने के बाद नोवेल लेकर बैठ जाया करती थी पढ़ने के लिए। जून की गर्मी थी और आंगन में बड़ा हव्स यानी गुम्मस फैला हुआ था हवा न चलने के कारण। पेड़ की 1-2 पत्तियां हिलती थीं, फिर रुक जाती। ये देख मैं गुस्से से बुदबुदाई, ओह ये क्या बेरहमी है जो हवा का नामो निशान गुम है आज। ओ खुदाया, इतनी गर्मी है, कुछ तो रहम करो। मेरा बुदबुदाना था कि यकायक आंगन में ठंडी हवा के झोंके बहने लगे। मैं ये देख सकपकाई अपने इर्द गिर्द झांकते हुए। अम्मा, भाभी, बच्चे, भाई सब सो चुके थे सिवाय मेरे। मैं आंगन में अकेली और सारा घर सन्नाटा। ये देख मेरा दिल होला अंदर से और मैं घबराई। मैंने अंदर ही अंदर मन में वृत करना शुरू कर दिया खुदा का नाम लेते हुए। फिर फौरन खटिये से उठी और चप्पल पहन दौड़ी अपने कमरे की तरफ। मेरा 2 कदम दौड़ना था कि तभी पीछे से मेरे कानों में आवाज आई, रमशा, आप अपनी नोवेल तो यहीं भूले जा रही है। खौफ के मारे मेरा दिल दहला। फिर कांपते नजरों के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा थरथराते हुए। मेरे सामने एक 7-8 फुट का लंबा शख्स खड़ा था, अपनी नूरानी सूरत लिए, बदन पर सफ़ेद लिबास, हाथों में तस्बीह, सर पर टोपी और आंखें उसकी नीले समंदर जैसी। उसकी शहद से मिट्टी कर्कश आवाज़ जिसने मुझे लुभाने में एक लम्हा न गवाया। मैं कब उसकी ओर खींची चली गई मुझे होश ही ना रहा। उस रात मैंने उसे पहली दफ़ा देखा और फिर देखती ही रह गई। उस रात के बाद अब वो मुझे हर रोज़ नज़र आने लगा था और हम घंटों बातें करते रहते थे। उसने अपना नाम मंजर बताया था और वो मुझसे मोहब्बत करने के दावे किए करता था, मुझे कभी ना छोड़ जाने के वादे किए करता था। अब मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। कुछ महीने बीते, हम यूं ही साथ साथ रहने लगे। मैं घंटों उससे बातें करती रहती बिना किसी की परवाह किए। मुझे तो यूं लगने लगा था कि यह सब हकीकत में हो रहा है। इसलिए जब एक दिन अम्मी ने मेरी शादी की बात छेड़ी तो मैं यकदम उन पर उखड़ गई, ये कहती हुई कि मैं किसी को पसंद करती हूं और उसी से शादी करूंगी। ये सुन अम्मी मुझसे बोली, अच्छे से जानती हूं तुम्हारी पसंद को मैं इसलिए कह रही हूं। हमने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है उससे शादी कर अपने घर चली जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। अम्मी की बातों पर मैं झारो कतार रोने लगी। सिसक सिसक कर तो अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरती, कहा गई बेटा भले ही मैं तुम्हें अभी दुश्मन लगूंगी, लेकिन कल को जब तुम उसके सम्मोहन से निकलोगी तो मेरा शुक्रिया अदा करोगी। ये बात तो वो सच ही कह गई थी। अगर उस वक्त ना होती
न जाने आज मैं कहाँ किस हाल में होती। खैर, तो जब अम्मी ने मुझसे शादी की बात छेड़ी तो मैं रोती बिलखती अपने कमरे में जा पहुंची। चंद मिनटों में वहां मंजर हाजिर हो गया। ये पूछते हुए कि क्यों रो रही हो, तो मैंने उसे रो रो कर सब बता दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम ये बात अपने इख्तियार में रखो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे ही निकाह करोगी। हाय मैं झल्ली उसकी बातों में आती रही, बिना ये सोचे समझे कि वो एक जिन्न है और उसका मेरा कोई जोड़ नहीं। लेकिन उस वक्त ये बात कहाँ समझ आई। देखते ही देखते अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मेरे लाख मना करने के बाद भी। ये उस रोज का वाकया है जिस रोज लड़के वाले मंगनी करने आ गए थे। मैं अपने कमरे में कमरा बंद किए बैठी थी कि अम्मी आई ये कहती हुई कि तुम अब तक तैयार नहीं हुई, उठो चलो तैयार हो जाओ। मैं खामोश बैठी घुटनों से सर लगाई झूम रही थी कि जैसे ही अम्मी ने मुझे छुआ मैंने तैश में आकर उन्हें दूसरी ओर धकेल दिया। उस वक्त यूं लगा जैसे मेरे अंदर कोई जिन्नाती ताकत आ गई हो। यकायक फिर मेरी आवाज भर्रा आई और आंखों में सुर्ख अंगारा दहकने लगा। अम्मी मुझे देख बोली, बेटा इसे छोड़ दो, हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं, न हमने तुम्हें कभी कोई परेशानी दी और न ही छेड़ा, तो फिर तुम क्यों मेरी बेटी के हवासों पर सवार हो गए हो। अम्मी अपनी झोली फैलाए रोती बिलखती फरियादें कर रही थी कि तभी मेरे अंदर समाये मंजर ने कहा, मैं रमशा से मोहब्बत करता हूं, रमशा मेरी मोहब्बत है और मैं रमशा को कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। अम्मी रोती सिसकती बोली, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो सफेद पोश लोग हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम क्यों इस पर सवार हो, ये जानने के बावजूद कि इंसान और जिन्न का कोई मेल नहीं। मेरी बेटी को बख्श दो, ये एक माँ की फरियाद है, अल्लाह इसका तुम्हें जजा देगा। अम्मी अभी रो ही रही थी कि अचानक से दो काले नाग कमरे में दाखिल हो गए, अपने अपने फन फैलाए। मेरी अम्मी मजबूत दिल की पाकिज़ा औरत थी तो वो न घबराई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो दोनों नाग मंजर के अम्मी अब्बू हैं। इसलिए उन्होंने मजबूती से डटकर बोला, खुदा के वास्ते इससे कहें कि ये मेरी बेटी को छोड़ दे। और ये सुनते ही वे दोनों नाग पलक झपकते ही अपने इंसानी रूप में आ गए सलाम करते हुए। अम्मी उन्हें देख झुक कर बादब सलाम करती हैं, जिस पर वे दोनों कहते हैं, आप घबराई ना बहन, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। रमशा भी हमारी अपनी बच्ची की तरह है, हम उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये कहते हुए मंजर के अब्बा ने मंजर से दहाड़ कर कहा, जाने दो इस लड़की को, अगर तुम्हें इससे सच में मोहब्बत है तो छोड़ दो इसे, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। उनके ये कहते ही मेरी आंखों से झारों कतार आंसू बहने लगे। ये आंसू मेरे नहीं बल्कि मंजर के थे, जो वो मेरी मोहब्बत में बहा रहा था। और उसने बिलखते हुए कहा, अब्बू मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। मैंने इससे वादा किया है कि मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। बेटा, पाकीज़ा मोहब्बत जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। अगर तुम्हें सच में हमेशा उसके साथ रहना है तो उसके इर्द गिर्द रहो, हवा बनकर, फूल बनकर, पेड़ बनकर या उसकी छाव बनकर। मंजर झारों कतार सूबक सूबक कर रो रहा था मासूम बच्चे की तरह। और तभी अचानक वो मेरे जिस्म से बाहर आ निकला और तभी उसके अब्बा ने उसे एक गुलाब के पौधे में बदल दिया। मैं जब होश में आई तब मुझे पीछे का कुछ याद नहीं था। मैं टुकुर टुकुर खामोशी से सबको तक रही थी कि तभी मंजर की अम्मी वो पौधा हाथ में लिए मेरी ओर आई, मुस्कुराते हुए ये कहती हुई, लो तुम्हारी शादी का तोहफा। मैं उन्हें देख हैरान परेशान थी, ये सोच सोच कि न जाने ये कौन मोहतरमा है, कि तभी वो मुझसे कहने लगी, ससुराल जाने के बाद इसे अपने इर्द गिर्द कहीं लगा लेना और रोज इसमें पानी डालना। अगर तुम इसका ख्याल रखोगी तो ये तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। उन्होंने वो गुलाब का पौधा मेरी ओर बढ़ाया। मैं पौधे को तकती रही सुनी आंखों से। उसमें एक ही गुलाब था जो बेहद खूबसूरत था। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं हर रोज उस गुलाब के पौधे में पानी डालती हूँ और उसकी खुशबू से मेरा पूरा घर महकता रहता है। मैं अपने शौहर के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन जब भी उदास होती हूँ तो अपने गुलाब से बातें कर लिया करती हूँ, जिससे मेरा मन बहल जाता है और उसे देख यूं लगता है कि जैसे ये मुझे सुन रहा है। दोस्तों, यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी।